Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. Student, today I would like to continue the lesson development of agriculture in India. In previous video, we had completed end of Jamindari system, construction of dam for increase irrigation facilities, and third topic Green Revolution in 1966. Due to Green Revolution, there are tremendous increases in crop production. So our country became self-sufficient on agriculture. Now we will study in this video effect of ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे फर्स्ट प्रभाव है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सबसे पहले प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुआ ड्यू टू एडवांस्ड सीड्स एंड इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन लार्ज पार्ट ऑफ आवर country. There was a tremendous increase in crop production. ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण एडवांस सीड्स का उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में होने लगा था और यह ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत बड़े पार्ट में हुआ था अपने देश में, जिसकी वजह से क्रॉप के प्रोडक्शन में अद्भुत बढ़ोतरी हुआ ड्यू टू विच वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, जिसके कारण कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन देयर वाज नो नीड टू इम्पोर्ट दीज क्रॉप्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। और आत्मनिर्भर होने के कारण, क्रॉप में प्रोडक्शन होने के कारण अब अपने देश को दूसरे देशों से अनाज आयात करने की ज़रूरत नहीं थी। There was large godowns of food crops in the hands of government, and when there was shortage of food, it can be easily used. अब सरकार के पास बहुत बड़े फूड क्रॉप का गोडाउंस था और सरकार जब भी फूड की कमी हो, भोजन की कमी हो, तो वह आसानी से अपने फूड क्रॉप्स का उपयोग कर सकती थी। In 1967, government was having total 19 lakh ton food crops in godowns. 1960 में सरकार के पास 19 लाख टन फूड क्रॉप्स गोडाउन में थे। सेकेंड, सपोर्टिंग प्राइस एंड स्टोरेज ऑफ फूड क्रॉप्स। To provide farmers with right price for their production, government decided to keep minimum support price for them. सरकार किसानों के सही मूल्य मिले, जो किसान क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, उनको सही मूल्य मिले। इसीलिए सरकार ने यह निश्चय किया कि किसानों को अनाज बेचने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ दैट इन विच दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस टू द सोसाइटी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा किसान जो थे अपने अनाजों को समाज में बेच सकते थे। The government decides the minimum support rates in such a way that they can get their primary cost along with profit. और मिनिमम सपोर्ट रेट के द्वारा जो किसान थे वे जो भी क्रॉप प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किए और जितना उन्हें प्रॉफिट होनी चाहिए, लाभ होनी चाहिए, वो उन्हें प्राप्त हो करके
मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया, यानी कि उन्हें क्रॉप प्रोडक्शन करने और बेचने में कोई हानि न हो, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट रेट रखा गया। ड्यू टू दिस सपोर्ट प्राइस कॉस्ट, फार्मर्स डू नॉट हैव टू सेल देयर क्रॉप्स एट लो कॉस्ट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा फार्मर्स को अपना क्रॉप, अपना फसल को कम दाम पर नहीं बेचना पड़े, उन्हें उचित मूल्य मिले, इसीलिए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा, और जिसके कारण फार्मर्स को अपने क्रॉप को किसानों को कम कीमत पर बेचना नहीं पड़े। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established food corporation for farmers so that they can easily store the food grains purchased from farmers। भारत सरकार फूड कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड की, जिससे कि सरकार किसानों से आसानी से अनाज खरीद सके और अनाजों को खरीद कर वो फूड कॉरपोरेशन में रख सके। FCI stores grains and supplies to ration stores and other governmental policies like mid-day meal in school and Jawahar Rozgar Yojana। FCI फूड कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन सरकार के द्वारा बनाया गया, जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर रखा गया और सरकार को जब भी ज़रूरत हो फूड का, अनाज का, तो वह लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, राशन की कमी को दूर कर सके। और सरकार भी कुछ पॉलिसी चलाती है, उस पॉलिसीज को फुलफ़िल करने के लिए वह ग्रेन्स को दे सके। जैसे मिड डे मील स्कूलों में चलाया जाता है, दोपहर के खाना दिया जाता है, तो उसके लिए अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए सरकार इसलिए दे सकती है। कहाँ से? FCI से। और जवाहर रोजगार योजना भी इसी टाइप का एक प्रोग्राम है। थर्ड, effect of rise in production on the income of farmers। As production of crops increased, farmers from the governmental policy of minimum support price rate started getting high rates for their production and their income also increased। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा जो किसान थे अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए क्रॉप को हाई रेट पर बेचकर, यानी मिनिमम सपोर्ट रेट से अधिक रेट पर अपने अनाजों को बेचकर वे बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे। Many big farmers started using machines like tractors for farming। बहुत सारे बड़े बड़े किसान मशीनों का उपयोग करने लगे, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर etc। कहाँ पर? फार्मिंग करने के लिए। For this they took loans from different banks। और इसके लिए वे अलग अलग बैंकों से लोन लेने लगे, और ये जो बैंक से लोन लेते थे इसका उपयोग वे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्योर, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने के लिए, यानी कि इन सारे चीज़ों को खरीद कर अपने फार्म में, अपने खेतीबाड़ी में उपयोग करने के लिए करने लगे। एंड ऑल द फार्मर्स कुड गेट मोर देन वन क्रॉप। और सभी फार्मर्स अपने खेतों में एक से अधिक फसल का उत्पादन करने लगे। Along with the traditional way of farming of crops,
and planting of these traditional crops, commercial crops were also grown. और जो किसान ट्रेडिशनल फार्मिंग किया करते थे, ट्रेडिशनल प्लांट का ग्रो करते थे, उसके जगह पर अब किसान कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे। कमर्शियल क्रॉप यानी कि ऐसा फसल का उत्पादन करने लगे जिससे कि वे व्यापार कर सके, यानी कि वे व्यापार करने के उद्देश्य से फसल का उत्पादन करने लगे। इन दिस sugar cane, cotton, groundnuts, vegetables, fruits, flowers, mushrooms and medicinal crops were also grown। और ये जो कमर्शियल क्रॉप्स थे वे कौन कौन थे? शुगर, कॉटन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर, मशरूम एंड मेडिसिनल क्रॉप्स। इन फसलों का उत्पादन करके वे व्यापार के उद्देश्य से करने लगे और वे अधिक बेनिफिशियल प्राप्त करने लगे, यानी लाभान्वित होने लगे। अब दूसरे तरफ देखिए कि क्या होता है। ये तो बड़े किसानों की बात हो गई। स्मॉल फार्मर्स गॉट लेस प्रॉफिट देन बिग फार्मर्स। जो छोटे छोटे किसान थे वे बड़े किसानों के अपेक्षा कम लाभान्वित हो रहे थे। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स etc। और वे जो थे ये सभी चीज़ों को ख़रीदने के लिए कौन सा चीज़ है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, मैन्योर और पेस्टिसाइड्स। इन सभी चीज़ों को ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे, जबकि बड़े किसानों के पास तो आसानी से पैसे आ जा रहे थे और बैंक से लोन भी ले रहे थे और इन सारी चीज़ों का उपयोग भी कर रहे थे, साथ में मशीन्स का भी यूज़ कर रहे थे। और वहीं पे दूसरे साइड जो छोटे किसान हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आने लगा इन सारी चीज़ों को ख़रीदने में और उनको पैसे उधार लेने पड़ रहे थे। Costs more than their income, therefore small farmers also have to borrow money। अब उनका इतना उत्पादन नहीं हो रहा था कि वे अपने खर्चे निकाल सके और साथ में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, मैन्योर, पेस्टिसाइड्स वगैरह भी खरीद सके, तो इसके लिए उन्हें उधार लेना पड़ रहा था। For their livelihood they had to work on others फील्ड्स। और अपना जीविका चलाने के लिए उन्हें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ा। Today farmers of most villages and their families and peasants all face problem of unemployment throughout the year। और आजकल अधिकतर गांव के किसान और उनके परिवार और पेंशेंट इन सभी को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है पूरी वर्ष भर। फोर्थ है इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन मैनी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अकर्ड इन द एनवायरनमेंट। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण वातावरण में बहुत सारे इकोलॉजिकल अनबैलेंस होने लगा, इकोलॉजिकल असंतुलन होने लगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। वी विल स्टडी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इन दिस रीजन्स। इन सारे रीजन्स में, इन एरियाज़ में इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। In these states, many farmers started doing advanced farming like rice and wheat. For this, lot of irrigation facilities was required। इन राज्यों में जो किसान थे वे एडवांस्ड फार्मिंग करना शुरू कर दिए थे, जैसे चावल, गेहूँ। और इन एडवांस्ड फार्मिंग के लिए उन्हें
अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही थी। प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अब अधिक सिंचाई के पूर्ति करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, उसकी वजह से उन राज्यों में वाटर की कमी होने लगी। अब देखते हैं कि कैसे वाटर की कमी होती है। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन वाज ट्यूबवेल इन विच ग्राउंड वाटर वाज यूज्ड। इरिगेशन का जो मेन सोर्स था वह था ट्यूबवेल, और ट्यूबवेल की सहायता से जो अंडरग्राउंड वाटर था उसको बाहर निकाला जा रहा था और फसलों को पानी दिया जा रहा था। As the result of tube wells increased every year, the groundwater level decreased. और ट्यूबवेल की जो संख्या था हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा था, और जिसका कारण हुआ कि जो ग्राउंड वाटर था वह कम होता जा रहा था। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी मेंटेन्ड only if the used water is again stored. अंडरग्राउंड वाटर तभी मेंटेन किया जा सकता था जब यूज किया गया वाटर को फिर से स्टोर किया जाए। रीजनरेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज ए नेचुरल प्रोसेस, और अंडरग्राउंड वाटर को फिर से प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका है, और वह है प्राकृतिक प्रक्रिया। Throughout the year, canals, drains and rivers are responsible for rise of water level. Water level को बढ़ाने के लिए कैनल्स, ड्रेन्स और रिवर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कैनल्स, ड्रेन्स और रिवर्स के द्वारा ही अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाया जा सकता है। दिस टॉपिक यू हैव स्टडीड इन डिटेल इन क्लास 7, और इस टॉपिक को आप क्लास 7 में वाटर चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हो। थ्रू आउट दिस forms water crosses many kind of level of soil and leakage to underground water and collects there। और यह जो वाटर लेवल है अंडरग्राउंड का वह कई तरीक़ों से बढ़ता है, जैसे सॉइल के द्वारा पानी ऑब्जॉर्ब किया जाता है और वह वाटर लीकेज होकर अंदर जाता है। Problems started when the use of tube well pumps crossed the limit of reserved underground water level। जब ट्यूबवेल पंप्स ये सभी की संख्या अधिक हो गया और अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकाले जा रहे थे फसलों को पानी देने के लिए, और यही कारण है कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आ रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड एट बॉटम बिकेम लेस ड्यू टू लार्ज यूजेज ऑफ इट। यानी कि ये ट्यूबवेल, पम्प्स इस सब का अधिक से अधिक यूज करने के कारण, यानी अधिक पानी यूज करने के कारण यह प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आया। ड्यू टू दिस वाटर लेवल ड्रॉप्ड, और जिसके कारण वाटर लेवल जो है नीचे चला गया। दिस मीन्स दैट फॉल इन वाटर लेवल एट दैट प्लेस विल क्रिएट वाटर स्कार्सिटी इन फ्यूचर। और हमारे भविष्य में भी इस तरह के पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है यदि वाटर लेवल नीचे चला गया तो। In one way, a state like Punjab wasted lots of water, whereas states like Chhattisgarh have to face water scarcity for irrigation. एक तरफ पंजाब में वाटर अधिक से अधिक यूज़ किया जा रहा है फसलों के लिए, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ इरिगेशन के
स्कार्सिटी का सामना कर रहा है। हेयर 2 क्रॉप्स कुड बी इजली ग्रोन। छत्तीसगढ़ में 2 फसल आसानी से यूज किया जा सकता है यदि हम पंजाब के जैसे पानी का यूज करें। इन कॉन्टेक्स्ट विथ पंजाब वी हैव टू टेक मेजर एंड मेक पॉलिसीज टू सेव इन्वायरमेंट इन छत्तीसगढ़। पंजाब के जैसे ही कि छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी का यूज करके ये हम 2 क्रॉप कम से कम उगा सकते हैं और इसमें ऐसा पॉलिसी बनाएं जिससे कि इन्वायरमेंट सेफ रहे। इन प्लेट्यूज एंड हिली एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ वेल ट्यूबवेल्स पम्प्स लाइक इरिगेशन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम रिवर ड्रेन्स टू फील्ड एंड यूजिंग स्मॉल रिजर्वोयर्स टू कलेक्ट वाटर वर यूज्ड। हम प्लेट्यू एरिया में जो छत्तीसगढ़ में है यहाँ पर वेल्स ट्यूबवेल्स पम्प्स ये सब इरिगेशन के लिए यूज करके और स्मॉल रिजर्वर्स को भी यूज़ करेंगे जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर जो है दोबारा से कलेक्ट किया जा सके। बी लॉस इन सॉइल फर्टिलिटी। Heavy use of fertilizers on soil makes the microorganisms die, and when some of these nutritive helpful substances die, it destroys the fertility of the soil. अधिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने के कारण मिट्टी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वे मर जाते हैं और जब कुछ न्यूट्रिटिव हेल्पफुल सब्सटेंस भी मर जाते हैं जिसके कारण कि सॉइल की फर्टिलिटी बर्बाद हो जाती है ड्यू टू साइंटिफिक improvidence and unbalance of chemical compounds in soil, fertility of soil was destroyed. साइंटिफिक इम्प्रोविडेंस और अनबैलेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड का असंतुलित तरीके से उपयोग करने के कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिस्ट्रॉय होते जा रही थी। लॉस ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी लीड टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज करने के कारण जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पावर है वो समाप्त होते जा रही थी ड्यू टू विच ग्रोथ एंड बर्डिंग ऑफ क्रॉप्स कुड बी मेंटेन, जिसके कारण कि क्रॉप्स के ग्रोथ और बर्डिंग को मेंटेन किया जाता था वह सब लॉस होते जा रहा है, डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। In this way, along with expenses of irrigation, farmers have to bear expense of fertilizer also, which becomes very costly to them and also destroy the fertility of soil. और इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी समाप्त होने के कारण जो फार्मर्स थे उनको अधिक इरिगेशन करना पड़ रहा था, पानी सिंचाई करने की अधिक ज़रूरत पड़ रही थी और उन्हें महंगे फर्टिलाइज़र का उपयोग करना पड़ रहा था जो उन्हें बहुत महंगे पड़ रहे थे और साथ में इनके अधिक यूज करने के कारण सॉइल की जो उपजाऊपन था वो भी बर्बाद होता जा रहा था। तो बच्चों इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन आने से जहाँ पर अधिक प्रोडक्शन हुआ यानी क्रॉप का प्रोडक्शन अधिक होने से हम सभी को अनाज तो पर्याप्त मिलने लगा, लेकिन वहीं पर दूसरे तरफ आपने देखा कि किस तरह से कुछ हानियाँ भी हुआ।